हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार के दो स्तर पर कार्य करती है, एक संघ स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, ठीक है। और भारत सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्यतः: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो जिसमें हम देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका जो है, संघ की कार्यपालिका ये किन से मिलकर बने होती है। तो संघ की कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीएम एवं उनकी मंत्रिपरिषद, पीएम और मंत्रिपरिषद, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। तो इन्हीं के अंतर्गत हमको राष्ट्रपति का देखना है, ठीक है। राष्ट्रपति का हमको क्लास करना है, पढ़ना है। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसका भी बता देते हैं कि विधायिका क्या है। तो संघ की विधायिका में संसद, लोकसभा या राज्यसभा का पढ़ना है। लोकसभा जो होता है जनता का सदन है, निम्न सदन है, ठीक है, और अस्थायी सदन है। और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, राज्य का सदन है और उच्च सदन है। तो उसको हम लोग विधायिका में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं संघ की कार्यपालिका, जो भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं राष्ट्रपति। और भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति, ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखते हैं। राज्य की भी कार्यपालिका है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए, अब राष्ट्रपति का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम देखते हैं बारी बारी से, 1 बाई 1 करके। सबसे पहले भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो अनुच्छेद 123 में वर्णन है इसका, अध्यादेश का 123 में है। और उनकी सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की जो कार्य एवं शक्ति है उनको एक सेपरेट लेक्चर में हम उसका अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद 54। ये मैंने लिखा है, ए फॉर आर्टिकल, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रावधान किया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जैसे भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश कहने का कि जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है या चुना जाता है। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित देखेंगे। उनके निर्वाचन मंडल में या राष्ट्रपति के जो मतदाता हैं उनको इनमें शामिल किया गया है। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जैसे हम लोकसभा देखेंगे और राज्यसभा, संसद के जो 2 सदन हैं उनमें निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। तो लोकसभा में अभी वर्तमान में 345 सदस्य हैं, जिसमें 343 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिन्हें हम चुन कर भेजते हैं, जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है प्रत्यक्ष रूप से। और 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है उन्हें। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये मनोनीत सदस्य लोकसभा के भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब हम आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में अभी वर्तमान में
245 सदस्य। कितने हैं? 245 सदस्य, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 233 सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जिनको हम ऐड करेंगे 543 प्लस 2 से 776 सदस्य हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब है सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 2017 के चुनाव में, 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में 4120 थी, जो अभी वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उनको क्या है, उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग, लद्दाख को अलग। तो वो 87 सीट हम माइनस कर देंगे। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उनके 3933 MLA हैं। ठीक है, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 70 हो गए दिल्ली के, पुदुचेरी के 30 हो गए, 100 जोड़ दिए तो 4033 अभी वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, अब 2021 में जो 22 में जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें अगर जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में अगर कोई सदस्य हैं तो उनको शामिल किया जाएगा या नहीं, उस समय देखा जाएगा। अभी वर्तमान में 4033 सदस्य हैं। तो राष्ट्रपति के मतदाता यही हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका कैसे होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, उसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व को, जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, इसका ऐसा करने का यह महत्व है कि जो संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं 776, उनके वोट का वैल्यू जो होना चाहिए सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यही करना है इसके तहत हम देखते हैं एक विधायक के मत का मूल्य हम निकालते हैं। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार बटा राज्य के विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। तो इससे हम बिहार का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि बिहार की एक विधायक का मत का मूल्य कितना होगा। तो 1971 की जनगणना के अनुसार 4,21,26,236 बाई 243, एक विधायक के मत का मूल्य हमको 173 आया। ऐसा हम 173 से 243 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42,039 आया। तो इस प्रकार से हम सभी राज्यों के और 2 दिल्ली और पुदुचेरी के विधायकों का मत का मूल्य निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों कुल संख्या से, जिसे हम 776 कहते हैं, उससे एक सांसद के मत का मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो ये ऐसा करने का मीनिंग यही है कि हमको बराबर करना है, समान अनुपात रखना है कि संसद के दोनों सदन हैं उनमें जो सदस्य हैं उनके जो मत का मूल्य है सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों के मत के मूल्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब समान रूप से चलेगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हम वरीयता प्रणाली या हस्तांतरण पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वरीयता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 5 प्रत्याशी खड़े हुए, जैसे A, B, C, D, E। ठीक है, और राष्ट्रपति के मतदाता को हम देख चुके हैं यहाँ पे कि कितने लोग हैं। अब सभी मतदाता को एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें सभी 5 प्रत्याशियों का नाम दिया गया होगा। तो उन्हें क्या करना है कि वरीयता देना है। जैसे इस भाई साहब ने A को चौथी वरीयता दिया है, B को तीसरी वरीयता दिया है, C को प्रथम वरीयता दिया है, D को दूसरी वरीयता दिया है, E को 5वीं वरीयता दिया है। ठीक है, तो एक केस 1 लेके हम स्टडी करते हैं सभी का। हम एक वैध मत 100 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मतदाता कितने हैं, 100 है, 100 को मान के समझ रहे हैं। तो देखेंगे सबका कलेक्ट करने के बाद कि A को 52 लोगों ने प्रथम वरीयता दिया है, B को 15 लोगों ने प्रथम वरीयता दिया है, C को 12 लोगों ने, D को 11 लोगों ने, E को 10 लोगों ने। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रथम चरण में ही A जो है वो जीत जाते हैं। जो प्रत्याशी A हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो वैध मत 100 हैं
इसके तहत एक है कि जीत के लिए आवश्यक मत, जीत के लिए आवश्यक मत में है कि कुल वैध मत बटा 2+1, ये न्यूनतम कोटा होता है। इस कोटा को जो प्राप्त कर लेगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम चरण में ही इन्होंने 52 प्राप्त कर लिया, जो 51 से एक अधिक है, तो ये प्रथम चरण में ही जीत जाते हैं। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हम देखेंगे कि A B C D E को, A को 45 मिला, B को 16 मिला, C को 14, D को 13, E को 12 मिला है। ठीक है, तो इसमें तक किसी को न्यूनतम कोटा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, जो सबसे कम वाले हैं उनके मत का हस्तांतरण कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे उनके वोट का। जैसे इनकी सदस्यता अब खत्म हो जाएगी, अब हार जाएंगे, और इनके जो 12 वोट हैं इनमें देखेंगे, इस 12 लोगों को देखेंगे कि ये दूसरी वरीयता किसे दिए हैं। इन चारों में किसको कितनी दूसरी वरीयता दी है। तो इसमें हम पाएँ कि 12 में से 7 लोगों ने A को दूसरी वरीयता दिया है, 2 लोगों ने B को दूसरी वरीयता दिया है, 2 लोगों ने C को दूसरी वरीयता दिया है, 1 लोगों ने D को दूसरी वरीयता दिया। तो हम इसको ऐड करते हैं इस वोट को, तो 52 हो जाएगा, 18, 16, 14। इसके तहत हम देखेंगे कि दूसरे चरण में A महोदय चुनाव राष्ट्रपति का जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये था। और इसके बाद होता है कि गुप्त मतदान। तो गुप्त मतदान में है कि कोई किसी को बताता नहीं है कि मतदान जो है किसे देना है, सब गुप्त रूप से किया जाता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं, जैसे जनता, हम हैं सांसद और विधायक को चुनते हैं और वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।